लास्ट सेशन में हम लोग कर रहे थे मैनेजमेंट एंड लीडरशिप, जिसमें हमने थ्योरी ऑफ मोटिवेशन कंप्लीट कर लिया था। अमरीश वॉइस आ रही है? था, अब एक बार देख लेते हैं उसके आगे। कोई डाउट है लास्ट सेशन का? नो। चलो फिर स्टार्ट करते हैं बच्चे आज। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्सेज। First of all, understand the word resources. Human resources एक word है बच्चे, लेकिन उससे पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि एक्चुअल में resources क्या है। If I'm talking about resources, तो resources वो सारे बिजनेस के पार्ट्स हैं बच्चे जो बिजनेस को बेनिफिट देंगे। अब बिजनेस को बेनिफिट कौन देगा? बिजनेस के पास फंड्स अच्छे हो तो बिजनेस को बेनिफिट मिलेगा, इन्वेस्टर अच्छे हो तो बिजनेस को बेनिफिट मिलता है, एम्प्लॉइज अच्छे हो तो भी बेनिफिट मिलता है। इसका मतलब क्या है? एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट अगर अच्छी है तो ये एम्प्लॉइज और मैनेजमेंट ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड है, और इन्हीं एम्प्लॉइज को, अपनी मैनेजमेंट को हमने बोला है बेटा ह्यूमन रिसोर्स। एक नेचुरल रिसोर्स है। नाउ अब बात आती है बच्चे कि ह्यूमन रिसोर्स के बारे में ऐसा क्यों बोला गया है, इतना इंपॉर्टेंट इसको क्यों बोला गया बच्चे? क्योंकि सबसे पहली चीज स्किलफुल होता है। अब स्किल के ऊपर बेस्ड होता है तो स्किल बेस्ड लिखते हैं। कैन टेक डिसीजंस, क्योंकि ये एक आर्टिफिशियल नहीं है, एक नेचुरल ह्यूमन बीइंग है, तो ऑब्वियसली सारे डिसीजंस ले सकता है। ऑपरेट्स मैन-मेड रिसोर्सेस, आपके जितने भी अदर रिसोर्सेज हैं उनको यूजफुल यही बनाएगा। आपका एम्प्लॉय के आगे कितना भी अच्छा लैपटॉप रख दो बेटा, कितना भी अच्छा सॉफ्टवेयर लाके रख दो, लेकिन जब तक एम्प्लॉय उसको यूज नहीं कर सकता, स्किल नहीं है उसके पास, नॉलेज नहीं है, अगर नॉलेज वगैरह नहीं है तो ये लैपटॉप सॉफ्टवेयर जितने भी अच्छे हो सब बेकार है। Now skill based can take decisions, operates man-made resources, make other resources useful. ये बाकी रिसोर्सेज को भी क्या करता है? यूजफुल बनाता है। इसीलिए इस रिसोर्स को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट में लिया गया है। तो पहले एक बार नोटबुक निकालो, ह्यूमन रिसोर्स की मीनिंग लिखो, उसके फीचर्स लिखो, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, एग्जाम्पल नोट करो। धन्यवाद।
चलो जी, अब देखते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को कैसे मैनेज करेंगे। पहली चीज, जब भी कोई टास्क आता है बच्चे, कोई न्यू टास्क या प्रोजेक्ट आता है हमारे पास, तो यहाँ पर दो चीजें हैं बच्चे, या तो हम एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ले लें, फर्स्ट थिंग कि हम लोग किसको ले लें, एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय को, या फिर हमें न्यू अपॉइंटमेंट करनी पड़ेगी, और इस न्यू अपॉइंटमेंट को बोलते हैं बच्चे रिक्रूटमेंट। अब रिक्रूटमेंट में आपको भी पता है कि कैसे किसी को सिलेक्ट करोगे। सबसे पहले भाई आपको कोई ना कोई नोटिस निकालना पड़ेगा जिसमें आप सबको इंटीमेट करोगे कि भाई हमारे को रिक्वायरमेंट है, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओ कि आपको किस चीज की रिक्वायरमेंट है। उसी रिक्वायरमेंट के बेसिस पर आपके पास क्या आएंगे बच्चे, एप्लीकेशंस आएंगी। एप्लीकेशंस के बाद आप एप्लीकेशंस को फिल्टर करोगे कि कौन आपके अकॉर्डिंग सुटेबल है, इंटरव्यू की प्रोसेस को कंडक्ट करोगे, और कंडक्ट करने के बाद आप क्या करोगे बच्चे, सिलेक्शन करोगे। तो बेसिकली ह्यूमन बीइंग के लिए जो भी हम रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं उसमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आएंगे बेटा, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। रिक्रूटमेंट क्या है कि वो कैसे एप्लीकेशन से लेके सिलेक्शन तक की सारी प्रोसेस को हम कवर करते हैं। इसको नोट करो, फिर एक बार आपकी बुक में देखते हैं क्या कहती है आपकी बुक। मैम चलो एक बार रीड करते हैं बेटा। सबसे पहले जितना मैंने हाईलाइट किया से उतना देख लो, जितना मैंने अभी आपको समझाया ऑब्वियसली वही लिखा हुआ है। चले बेटा, आप देखो यूजुअली क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट
ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फाइंड फर्स्ट डिफाइन देयर रिक्वायरमेंट, जो अभी हमने स्टेप में लिखा था, ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फर्स्ट डिफाइन देयर रिक्वायरमेंट्स, दे मस्ट हैव सम सॉर्ट ऑफ बजट ऑफ रफली हाउ मेनी पीपल दे नीड टू रिक्रूट ओवर नेक्स्ट ईयर। पहले हमें भी तो पता होना चाहिए ना, उसी हिसाब से तो आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओ, आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओगे तो हम आगे इन्विटेशंस देंगे और फिर उसके आगे देखेंगे कि उनके साथ कैसे काम कर सकते हो, उनको जो ऑफर्स भेजो, सिलेक्ट करो जो भी आपको मोस्ट एप्रोप्रिएट कैंडिडेट्स है। यही अभी हमने सारा स्टेप वहां पर पढ़ा था, यही यहाँ पर लिखा हो। एक बार देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, जॉब एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन एंड पर्सन स्पेसिफिकेशन। देखो अभी जो हमने 3 रफली स्टेप पढ़े थे बच्चे की, पहले हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को जज करने की कोशिश करें कि एक्चुअल में ये जॉब किस चीज के लिए है। ऑब्वियसली थोड़ा सा मुश्किल तो रहेगा, बट ऑब्वियसली जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हो बेटा, तो आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर है, अब वो स्ट्रक्चर में वेरियस पार्ट्स हैं और उन पार्ट्स में बहुत सारी सीट्स हैं। अब इन सीट्स को किस तरीके से, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायर्ड है आपको, किस तरीके के आपको एम्प्लॉयज चाहिए, कितनी स्किल्स, और उस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को क्या आना चाहिए, क्या नहीं आना चाहिए, ये सारे पॉइंट जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब इन्हीं के बेसिस पर हम पहला स्टेप करते हैं बेटा, जॉब एनालिसिस। क्या कहता है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट एग्जैक्टली व्हाट द जॉब इज। This may seem to be an odd step because you often know what the job is, or at least you think you do. बट आप अपनी एडवर्टाइजमेंट से, आजकल तो बहुत सारा है, naukri.com है, monsters है, टाइम जॉब्स है, आप वहां पर डाल सकते हो। पहले आपने बड़ा देखा होगा कि कंसल्टेंट्स होते थे जो वहां पर आप जाकर अपना रिज्यूमे देकर आते थे, और अगर कुछ ऐसी आपको जो रिक्वायर्ड है और कंपनी की रिक्वायरमेंट अगर सिमिलर होती थी तो वो आपको इंटरव्यूज के लिए भेजते थे। तो ये है पहला स्टेप बेटा, जॉब एनालिसिस। एक बार रीड कर लो इसको। आओ बेटा, एनालिसिस के बाद सेकंड स्टेप पर आते हैं। सेकंड स्टेप क्या कहता है, after the job analysis the content of the job can be written out in a job description, and from the job description you can create what's called a person specification, कि हमें स्पेसिफिक इस पर्टिकुलर फील्ड में, जैसे अकाउंट्स में चाहिए तो हम बोलते हैं टेली ऑपरेटर चाहिए, हमें मैनेजमेंट के लिए चाहिए तो हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अच्छे से आना चाहिए, कंप्यूटर्स आना चाहिए, टेक्निकल है तो आप टेक्निकल लैंग्वेजेस इतनी सारी होती हैं कोडिंग की, उसके लिए फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर आपके पर्सन स्पेसिफिकेशन, आपको उसके अंदर 2 चीजें जो भी रिक्वायरमेंट, स्किल और एट्रीब्यूट्स, ताकि वो अपने टास्क को प्रॉपर्ली कर पाए। रोगा 7 पॉइंट सिलेक्शन प्लान कैन हेल्प अस टू मेक श्योर। अब उनके 7 पॉइंट्स क्या थे बच्चे, वो ये थे, बैड टिप्स, ये याद करना पड़ेगा। प्रोफेसर रॉगर्स ने 7 पॉइंट दिए थे, और ये 7 पॉइंट किस चीज का बेसिस थे बच्चे, सिलेक्शन का। शॉर्ट फॉर्म है बैड टिप्स। बी स्टैंड्स फॉर बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का मतलब क्या है, यूजुअली जब भी हम किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वो आपसे पूछते हैं ना, कहाँ रहते हो, पेरेंट्स क्या करते हैं, होम टाउन कहाँ पर है, इस तरीके से। सेकंड आता है बच्चे आपकी अचीवमेंट्स के बारे में बात करें। थर्ड डिस्पोजिशन। डिस्पोजिशन का मतलब क्या है कि हमें ये पता चलना चाहिए एक्चुअल में आप ये जॉब क्यों कर रहे हो, आपका एटीट्यूड क्या है। 2 चीजें होती हैं बच्चे, या तो एक मनी माइंडेड के लिए, टाइम पास के लिए आप जॉब करो, सेकंड चीज आप किसी ग्रोथ और
अचीवमेंट के लिए काम कर रहे हो, कोई डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो, पर्टिकुलरली उस फील्ड में आप आगे कुछ करियर बनाना चाहते हो, तो वो हम जब इंटरव्यू के टाइम से आपसे पूछेंगे कि व्हाट डू यू एक्सपेक्टेड, सबसे पहली बात एक्सपेक्टेशन दो चीजों से होती है, एक आपकी खुद से और एक आपकी जॉब से। नेक्स्ट फिजिकल एट्रीब्यूट, फिजिकल मतलब क्या होता है बच्चे, जैसे बहुत सारी जगहों पे ना, अब यहीं पर एग्जांपल दिया पायलट है तो आई साइट क्लियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी आई साइट क्लियर होनी चाहिए। अब आप डिफेंस वगैरह में जाते हैं, कुछ इस तरह की जॉब होती है हार्डवर्क की, तो फिर वो आपका मेडिकल कराते हैं कि मेडिकली आपको कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, तो ये सारी चीजें वो एक अलग कैटेगरी आ जाती है। अच्छा, फिजिकल हर किसी में नहीं जरूरी होता, बट यस कुछ जॉब्स में फिजिकल की भी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट आता है बच्चे आपका इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब क्या है, यूजुअली ना आपसे पूछा जाता है हॉबीज क्या है आपकी, आप अपने स्पेयर टाइम में क्या करना पसंद करते हो, तो इससे ये पता लग जाता है एटलीस्ट आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड में हो उससे और आपकी हॉबीज में कुछ ज्यादा डिफरेंस ना हो, क्योंकि अगर आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में जॉब करनी है और वो जॉब आपको तभी इंटरेस्टिंग लगेगी जब उस जॉब से रिलेटेड एक्टिविटीज में आपका इंटरेस्ट हो। लास्ट क्वेश्चन बच्चे जनरल इंटेलिजेंस। जनरल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है, यूजुअली हम जब किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए जॉब पे जाते हैं तो उससे रिलेटेड आपसे टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट, जी मैंने एमबीए फाइनेंस में किया हुआ है तो मैं आपसे एमबीए से रिलेटेड कुछ फ्लॉज के प्रिंसिपल्स पूछ सकती हूँ, फादर ऑफ मैनेजमेंट पूछ सकती हूँ, इस तरीके से पर्टिकुलरली मैंने कोई लॉ पूछ लिया आपसे, कोई डिफरेंस पूछ लिया, दिस इज नोन एज जनरल इंटेलिजेंस। ये आपके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के हिसाब से हो गई, आप जिस भी पर्टिकुलर फील्ड है उससे रिलेटेड टेक्निकल क्वेश्चन। स्पेशल एप्टीट्यूड होगा, स्पेशल एप्टीट्यूड यूजुअली उन लोगों के लिए होता है बच्चे जो कि कोडिंग लैंग्वेजेस सीखते हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज आप सीख रहे हो, फॉरेन, फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी में एक जर्मन एक्सपर्ट की जरूरत है जिसको जर्मन लैंग्वेज आती है, तो वो एक आपका एक्स्ट्रा टेस्ट जर्मन के लिए भी होगा। आप कंपनी की रिक्वायरमेंट्स को तो फुलफिल करोगे, नॉर्मल आपका इंटरव्यू होगा ही होगा, बट एक आपका स्पेशल टेस्ट रखा जाएगा किसके लिए कि आपको जर्मन आती है या नहीं आती है। तो एक बार आपके सामने मैंने सारे ऑप्शंस खोल दिए बच्चे, बैठ के एक बार रीड कर लो। हाँ जी, हो गया दोनों का? चलो जी, एडवर्टाइजिंग वैकेंसीज क्या मतलब होता है? कभी कहीं पर एडवर्टाइजमेंट देखी है जॉब के लिए? किस तरीके से देखिए, अगर देखिए तो yes, कभी एडवर्टाइजमेंट देखिए तो क्या लिखा हुआ होता है उसमें? लेट्स से न्यूज़पेपर्स में भी एडवर्टाइजमेंट आती हैं जॉब। यूजुअली जब लोग जॉब ढूंढ रहे होते हैं तो हर जगह वो सर्च करते हैं ना, न्यूज़पेपर में, गूगल पे, बड़ी सारी साइट्स है, वहां पर हम देखते हैं। तो जब भी हम किसी जॉब की एडवर्टाइजमेंट देखते हैं तो क्या लिखा हुआ होता है बच्चे? जैसे फॉर एग्जांपल एक बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब चाहिए, तो बेसिक कंप्यूटर ऑपरेटर में लिखा हुआ होगा कि आपको एमएस वर्ड आना चाहिए, आपकी टाइपिंग इतनी होनी चाहिए, आपको इतना एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेशर्स में आल्सो अप्लाई, कुछ जॉब्स ऐसी भी होती है ना जिसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कुछ जॉब्स होती है कि जो उनको पर्टिकुलर उसी फील्ड में 2 इयर्स 3 इयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, तो दिस इज नोन एज एडवर्टाइजिंग वैकेंसीज। एडवर्टाइजिंग का मतलब क्या होता है? किसी भी मोड के थ्रू आप एडवर्टाइजमेंट प्रोवाइड करते हो कि हमें इस पर्टिकुलर फील्ड में रिक्वायरमेंट है। आप ये पैराग्राफ रीड करो एक बारी, दिस इज जनरल नॉलेज, इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई कॉन्सेप्ट है
ये तो जनरल नॉलेज है कि आप भी नॉर्मली कोई जॉब का अगर कोई एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो उसमें क्या कंटेंट होते हैं। ना वो कुछ यहाँ पर मेजर्स दिए हैं बच्चे। सिलेक्शन में सबसे पहली चीज क्या होगी बच्चे, इंटरव्यू। इंटरव्यू का मतलब क्या होता है, इट इज वेरी अनलाइकली दैट यू वुड एवर एम्प्लॉय समवन यू हैड नॉट इंटरव्यूड। ये ना बहुत स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पे पहले कभी हुआ करता था, बिना इंटरव्यू के कोई मेरे पास आया, मेरी रेफरेंस से उसने किसी को जॉब पे रख लिया, तो इस तरीके से। बट नाउ इन द करंट सिचुएशन अगर मैं आपको ये बोलूं कि बिना इंटरव्यू के किसी को भी जॉब मिल जाएगी, तो अब इंटरव्यू चाहे वो नॉर्मल हो, नॉर्मल मतलब मैंने आपसे सिर्फ इतना पूछा क्या करते हो, क्या एक्सपीरियंस है। इवन हम एक ऑफिस बॉय को अपॉइंट करते हैं, उससे भी कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं ना, आपने पहले कहाँ काम किया, आपका घर क्या है, या पेरेंट्स क्या करते हैं, क्या कर लेते हो, ये काम आता है, या ये टाइमिंग्स होंगे। तो इट्स वेरी अनरिलायबल कि आप बोलो जी मैंने बिना इंटरव्यू के किसी को रख लिया, तो ऑब्वियसली तो वो थोड़ा सा होगा। और जब भी आप इंटरव्यू लेंगे तो राइट कैंडिडेट कैसे फाइंड आउट करना है वो आपको देखना है। सेकंड, सिलेक्शन टेस्ट रखे जाते हैं। सिलेक्शन टेस्ट यूजुअली बच्चे जैसे जैसे जॉब का, अगर मैं आपको बोलूं कि पोजीशन आपकी बढ़ती जाती है, हाईली एक्सपीरियंस चाहिए मुझे, क्वालिफिकेशन ज्यादा होती है, इंटरव्यू भी उतना ही टफ हो जाता है। यूजुअली एमएनसीज वगैरह में जब इंटरव्यूज होते हैं तो आपने देखा होगा वहां पर राउंड्स होते हैं, राउंड 1, राउंड 2, अप टू राउंड 5 तक भी होता है, जिसमें इवन ग्रुप डिस्कशन भी होता है, आपके टेस्ट भी होते हैं। तो इस तरीके से थर्ड आता है बच्चे रेफरेंसेस। रेफरेंसेस का मतलब क्या है, फॉर एग्जांपल हमारी कंपनी में अकाउंट्स की टीम में की रिक्वायरमेंट है और मेरे सीनियर अकाउंटेंट ने किसी को रिकमेंड किया कि सर मैं इसको ऑलरेडी जानता हूँ और ये पर्टिकुलरली, अब मुझे पता सीनियर अकाउंटेंट ने ही टेस्ट लेना, तो उसको भी पता होगा हाउ गुड ही इज, तो वो अपने लेवल पर हम यहाँ पर रेफरेंसेस ले सकते हैं। किससे बच्चे, करंट एम्प्लॉइज से। You should be strongly advised to take up references from current employees. Current employees are increasingly unlikely to be willing to pass judgment कि कैसा है वो एम्प्लॉय, तो यहाँ पर रेफरेंसेस आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है बच्चे वर्क सैम्पलिंग। सम पीपल आर आस्क्ड टू ब्रिंग अलोंग एग्जांपल्स ऑफ देयर वर्क। जैसे एक वेब डिजाइनर की जॉब है तो उसको बोला एक वेब पेज बना के, तो आपकी अकाउंटेंट की जॉब है तो मैंने आपको 5-6 वाउचर्स दे दिए कि सॉफ्टवेयर में एंट्री करके दिखाओ मुझे। एक्सेल में तो मैंने आपको एक रिपोर्ट बनाने के लिए दी, मुझे जरा एक्सेल में ये रिपोर्ट बना के दिखाओ, इस तरीके से। फिर आता है बच्चे ग्रुप सिलेक्शन। जैसे आज के मैंने आपको बोला ग्रुप डिस्कशंस होने लगे हैं, इंटरव्यूज में बड़े सारे रोल प्लेज होते हैं, तो ये भी एक तरीका होता है। जब हमारे पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होते हैं तो हम ग्रुप सिलेक्शन मेथड को भी चूज करते हैं, लेकिन हार्डली इफ यू आर टेकिंग इंटरव्यू ऑफ 1 और 2 पीपल एट अ वंस, तो वहां पर फिर ग्रुप की बात ही नहीं है, वहां फिर आप इंडिविजुअल मेथड से लोगे। तो दीज आर द वे हाउ यू आर गोइंग टू सिलेक्ट। आप टेस्ट ले सकते हो इंटरव्यू के बेसिस पे, एम्प्लॉय के रेफरेंसेस के बेसिस पे, वर्क सैम्पलिंग के बेसिस पे, और ग्रुप सिलेक्शंस इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर टू लार्ज कि हम इंडिविजुअली हर एक के साथ इतना टाइम स्पेंड नहीं कर सकते। अगर 50-100 लोगों का एक साथ इंटरव्यू लेना है तो वहां पर आप ग्रुप बेस पे भी सिलेक्शन कर सकते हो। देखो बेटा एक बार यहाँ से यहाँ तक,
चलो देखते हैं। इंटरव्यूज, इंटरव्यू के बारे में समझा देती हूँ बेटा। हर कंपनी का ना ये डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। हर किसी के डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं इंटरव्यू कंडक्ट करने के। जैसे कि अब कुछ में तो क्या होता है, आपने इंडिविजुअल को बुलाया, एम्प्लॉयर ने बात करी और सिलेक्शन हो गया। कुछ में क्या होता है बच्चे, इंडिविजुअल पहले मैनेजमेंट से डील करेगा, मैनेजमेंट जो भी उनका टेक्निकल पर्सन होगा सीनियर, वो यस करता है, तब हम एम्प्लॉयर के पास या सीनियर जो भी डिपार्टमेंट में है, वाइस प्रेसिडेंट है या जो भी है, वो सारी चीजें इसमें आती हैं। नेक्स्ट आता है बच्चे कि हो सकता है इंटरव्यू में आपके पास ऑलरेडी रेफरेंस हो उस पर्सन की, तो हम रेफरेंस के बेस पर भी इंटरव्यू लेते हैं। ठीक है। अब हम ये कहते हैं एक इंडिविजुअल अगर अपनी लाइफ में एक जॉब के लिए 4 इंटरव्यू देता है, तो आपको क्या लगता है ये चारों इंटरव्यू एक जैसे होंगे? नॉट सिमिलर, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना तरीका है, वो वेल स्ट्रक्चर डिफाइंड है, वो वैसे ही लेगी। कोई ऑर्गेनाइजेशन कहती है पहले मुझे ईमेल पे रिज्यूमे भेजो, मैं वेरीफाई करूंगी, तो दूसरा कोई कहता है जिस दिन इंटरव्यू होगा उस दिन आप साथ लेकर आ जाना। कुछ लोग टेली इंटरव्यू, आज के टाइम पे टेली इंटरव्यूज बहुत होने लगे हैं बच्चों। टेली इंटरव्यूज मतलब ऑन कॉल, वो पहले कॉल पे ही काफी कुछ डिस्कस कर लेते हैं और फिर फिल्टर करने के बाद जो लोग फिल्टर्ड हो जाते हैं उन्हीं लोगों को वो विजिट के लिए बुलाते हैं। तो देयर आर डिफरेंट सिनेरियो कि एक कंपनी आपके साथ किस तरीके से जुड़ रही है। तो एज वाज मेंशन, इंटरव्यूज आर अ वेरी फ्रीक्वेंट वे ऑफ ट्राइंग टू प्रेडिक्ट हाउ कैंडिडेट विल परफॉर्म। इंटरव्यू कैन बी 1 to 1, 1 to many, और बहुत सारे इंटरव्यूज को आप अलग अलग तरीके से देखेंगे, क्योंकि इंटरव्यूज वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं और किसके बेसिस पे, हर कंपनी का अपना तरीका होता है। क्योंकि एक कंपनी जब आपको अपनी कंपनी के साथ एसोसिएट कर रही है, तो वो ये मेक श्योर करना चाहती है बच्चे कि आप उसकी कंपनी के लिए एश्योर्ड ठीक हो या नहीं हो। इट मींस जो कंपनी में वेकेंट पोस्ट है, उस पोस्ट की रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर पाओगे या नहीं, नन अदर देन दैट। बस हमें वही चीज चाहिए, क्योंकि आपने ही देखा था इसी मैनेजमेंट में हमने प्रोफेशनल एथिक्स भी पढ़ा है ना, कोड ऑफ कंडक्ट भी पढ़ा है। तो सिर्फ काम करने से काम नहीं चलेगा, एथिक्स को भी फुलफिल करना पड़ेगा, वो यहाँ पर लिखा है। तो एक बार जो मैंने लिखा है बेटा नोट कर लो, और यहाँ पे लिख लेना, क्योंकि हमें प्रोफेशनल एथिक्स को भी फॉलो करना जरूरी है। प्रोफेशनल एथिक्स मस्ट बी फॉलो।
None. None, ma'am. नेक्स्ट पे चलते हैं, सिलेक्शन। अब आते हैं सिलेक्शन पे। सिलेक्शन के चारों नेम हमें लर्न करने हैं, इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए। पहला बच्चा साइकोमेट्रिक, सेकंड प्रोफिशिएंसी, थर्ड इंटेलिजेंस एंड फोर्थ एप्टीट्यूड। बता देती हूँ बच्चे, साइकोमेट्रिक का मतलब क्या होता है। जब भी बात साइको की आए तो समझ जाना किसी की पर्सनालिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। पर्सनालिटी का मतलब एज एन इंडिविजुअल, सबकी अपनी एक डिस्क्रिप्शन होती है ना, तो हम पहले जज करना चाहते हैं कि आप किस तरीके से काम करने में कंफर्टेबल हो। टीम में काम कर सकते हो, स्मॉल टीम में काम कर सकते हो, लार्ज टीम में काम कर सकते हो, किस तरीके से आप काम कर सकते हो, आपका पर्सनल नेचर क्या है, आपको जज करना साइकोमेट्रिक टेस्ट है। यूजुअली इट्स अ जनरल प्रेडिक्टेबिलिटी, predictions about anyone। आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है, कोई पर्सनल क्वालिटी है, आप सुपरवाइज बहुत अच्छा कर लेते हो, आपको एक डिसीजन मेकर हो, आप प्रॉब्लम सॉल्वर हो, तो बहुत सारे आते हैं साइकोमेट्रिक में। बता देती हूँ बच्चे क्या क्या चीजें। फर्स्ट, क्विक डिसीजन मेकर, आप प्रॉब्लम सॉल्वर है, टीम हैंडलर है। ये सब कुछ साइकोमेट्रिक क्वालिटीज है बेटा, जिनके एग्जांपल्स लिख लेना। अगर इनमें से भी कुछ एग्जांपल आ जाता है कि इनमें से कुछ अगर हमें जज करना है किसी के बारे में, तो हम कौन सा टेस्ट करेंगे, साइकोमेट्रिक टेस्ट। सेकंड आता है बच्चे प्रोफिशिएंसी। प्रोफिशिएंसी मैंने आपको बोला ना, आप किसी भी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर वगैरह में डील करते हैं, जैसे टैली में डील कर रहे हैं, बिजी सॉफ्टवेयर में डील करते हैं, एक्सेल में डील करते हैं, यूजुअली एमएस वर्ड चलाते हैं, किसी भी तरीके से अगर आपके पास ऐसा कुछ प्रोफिशिएंट है तो उसका स्किल चेक करेंगे। इंटेलिजेंस आपकी एकेडमिक्स की बात होगी, यहाँ एकेडमिक्स में नॉलेज कैसी है उसकी बात होगी। It's a theoretical approach and the last is aptitude। aptitude का मतलब क्या होता है बच्चे, कभी भी कुछ अदर लैंग्वेजेस के बारे में बात होती है। अदर लैंग्वेजेस चाहे अब वो कोड वाली हो, जैसे सी है, C++ है, C# है, ये सारी कोडिंग लैंग्वेजेस है बेटा, या फिर फॉरेन लैंग्वेजेस। फॉरेन में जर्मन है, फ्रेंच है, चाइनीज है, बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर कुछ ऐसा है तो हम ये स्पेशल टेस्ट रखते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट को स्पेशल टेस्ट भी बोला जाता है। हर जॉब में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो ये चारों टेस्ट इंपॉर्टेंट है। चारों टेस्ट की एग्जांपल्स लिख लीजिए, ताकि अगर पेपर में कोई क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि आपको सिचुएशन दी हुई है, यू हैव टू आइडेंटिफाई कि हमें इस पर्टिकुलर थिंग के लिए कौन सा टेस्ट लेना है, तो आप सिलेक्ट कर सकते हो।
Done, ma'am. नोट कर लिए बच्चे सारे एग्जांपल्स? Yes, ma'am. आओ बच्चे नेक्स्ट है इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे। इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब है सिंपल सा फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। अब डिस्क्रिमिनेशन आपको भी पता है, रेस, सेक्स, डिसेबिलिटी, रीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एज, इन सब के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, दीज आर द रीजंस, या फिर इन बेसिस पर होते हैं। ये नहीं हमें करना है, हमें किसी भी तरीके का इस तरीके का बिहेवियर नहीं करना है जो कि इलीगलिटी को पॉइंट आउट करता है। डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है जैसे आपने सेल्समैन के लिए दिया और आपने बोला जी आपको सिर्फ मेल एप्लीकेंट्स चाहिए या मेल एम्प्लॉइज। आपने देखा भी होगा कहीं पर लिखा होता है रिक्वायर्ड अ मेल फॉर पर्टिकुलर जॉब या रिक्वायर्ड अ सेल्स बॉय। तो ये होता है पहला सीधा डायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन। सेकंड आया बच्चे इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट में बहुत सारे तरीके से होता है कि आप पर्सनालिटी बता देते हो, मेल बता देते हो, हाइट के बेसिस पर होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं, तो उसके बेसिस पे इनडायरेक्ट डिस्क्रिमिनेशन होता है। एंड द थर्ड वन इज बच्चे ठीक है। इसका मतलब विक्टिमाइजेशन क्या होता है, पहले आपने कहीं पर किसी को ज्वाइन करिए, बाद में वर्क प्लेस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है एन नंबर ऑफ रीजंस की वजह से। ठीक है, तो 3 डिस्क्रिमिनेशन है बेटा, पहले पढ़ लो एक बारी। फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन का मतलब आप किसी भी तरीके से भेदभाव ना करें। डिस्क्रिमिनेशन करने के बहुत सारे बेसिस हैं, आप एज के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, रिलीजन, कास्टिज्म के बेसिस पर आजकल डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो फर्स्ट इज डायरेक्ट। डायरेक्ट होता है कि आप डायरेक्टली बोलते हो कि हमें ये पर्टिकुलर चाहिए और ये पर्टिकुलर नहीं चाहिए। इनडायरेक्ट में होता है एन नंबर ऑफ रीजंस आप ढूंढते हो, डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली। एंड द लास्ट इज विक्टिमाइजेशन। विक्टिमाइजेशन में क्या होता है बच्चे, यू हैव एम्प्लॉयड दैट पर्सन और एम्प्लॉयमेंट के बाद, ज्वाइनिंग के बाद उसके जो भी वर्क प्लेस है, काम करते टाइम उसके साथ कुछ डिस्क्रिमिनेशन होता है, उसको बोलते हैं विक्टिमाइजेशन। तो these are the 3 important types of discrimination जो आपको याद रखना है। अच्छा, इनमें से क्वेश्चंस कैसे रेज होंगे बच्चे, ये एक्सप्लेनेशन दी हुई होगी और उस एक्सप्लेनेशन के बेसिस पर आपको फाइंड आउट करना होगा कि ये किस पर्टिकुलर चीज की है। Done, ma'am. अब आती है बच्चे डाइवर्सिटी। सबसे पहले डाइवर्सिटी का या डाइवर्सिफिकेशन का मीनिंग क्या होता है। देखो, diversity of employment is ensuring that the composition of workforce reflects the population as whole. इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर लाइकली टू अट्रैक्ट अ वाइडर रेंज ऑफ कैंडिडेट इफ यू आर नोन एज एन एम्प्लॉयर हु एम्ब्रेसेस डाइवर्सिटी। इसका मतलब अगर आपने किसी के लिए, किसी कंपनी ने कोई वैकेंसी निकाली है, तो मेल हो, फीमेल हो, बॉय हो, गर्ल हो, कोई भी हो, आ सकता है। एज ज्यादा है, एज कम है, आपके पास ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे ऑफिस में
25 या 30 इयर्स के बाद के लोग जॉब नहीं कर सकते हैं। एक बॉय जब तक 18 से 25 इयर्स तक है तब तक मैं जॉब दूंगा, आफ्टर 25 एज वालों को मैं जॉब नहीं दूंगा। तो इट कैन बी डाइवर्सिटी का मतलब ये है कि एक मिक्सचर आपके पास होना चाहिए। आप पार्ट टाइम भी दे रहे हो, फुल टाइम भी दे रहे हो। अब जैसे एमएनसी है ना, रोटेशनल शिफ्ट देती है, मॉर्निंग भी देती है, आफ्टरनून भी देती है, नाइट शिफ्ट भी देती है, लेट इवनिंग देती है, अर्ली मॉर्निंग शिफ्ट भी प्रोवाइड कराते हैं, डाइवर्सिटी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है बच्चे, आपके पास इतनी वैरायटीज हैं कि अगर कोई भी आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ कहीं पर तो सेट हो ही जाएगा। सेकेंडली, अगर डाइवर्स होगी वर्कफोर्स तो वैरायटी ऑफ स्किल्स आएंगे ना, क्योंकि अब कुछ लोग होते हैं जो नाइट जॉब में बड़ा कंफर्टेबल फील करते हैं, ऑब्वियसली उनकी एफिशिएंसी नाइट टाइम में अच्छी है तो वो उस अकॉर्डिंग काम करें। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नाइट में काम नहीं कर सकते, वो डे टाइम में काम करना चाहते हैं, तो डाइवर्स ऐसी वर्कफोर्स होती है। तो ऑब्वियसली आपकी कंपनी की भी एक डाइवर्सिटी सबके सामने रिप्रेजेंट होती है, और ऑब्वियसली एम्प्लॉइज का पोटेंशियल बढ़ता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, तो अल्टीमेट आपका बिजनेस बढ़ेगा ना, आपकी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो एक्सपेंशन होगा, प्रॉफिट होगा और ग्रोथ होगी। तो फर्स्ट थिंग कि रीजंस क्या है कि डाइवर्सिटी, पहला क्वेश्चन ये कहता है व्हाई डाइवर्सिटी इज रिक्वायर्ड, या क्यों हमारे लिए फ्रूटफुल है, क्यों हमारे लिए बेनिफिट्स है। तो यहाँ पर आते हैं सबसे पहले कि क्यों जरूरी होती है। पहला क्वेश्चन ये है व्हाई, या फिर इज इट गुड। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो हम इन चारों पॉइंट्स को माइंड में रखेंगे। तो रीड आउट केयरफुली। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये जो फर्स्ट पॉइंट है, इन्होंने हमें ये रीजंस दिए बच्चे की व्हाई डाइवर्सिटी इज रिक्वायर्ड, ये गुड होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यस। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि अगर आप डाइवर्सिटी लाना चाहते हो तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, और वो कुछ स्टेप्स क्या है वो देखो। पहली चीज बच्चे, असेसिंग एंड मॉनिटरिंग करंट एम्प्लॉयमेंट पैटर्न इन द फर्स्ट स्टेप। पहले आप देख लीजिए कि करंट सिचुएशन में क्या चल रहा है। तो स्टेप 1 की अगर मैं बात करूं, स्टेप 1 कहता है बच्चे एनालाइजिंग ऑफ करंट सिचुएशन, या फिर एम्प्लॉयमेंट पैटर्न। कभी भी किसी चीज में अगर आपको कोई डिसीजन लेना है या उसको सॉल्व करना है तो पहले तो जो एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है या जो भी सिचुएशन है उसको एनालाइज करोगे। स्टेप 2, अब हम चेक करेंगे कि हम कहाँ लैक कर रहे हैं, हमारे अंदर क्या शॉर्टकमिंग्स हैं या क्या मिस्टेक्स हो रही हैं। स्टेप 3, now find out the ways how to overcome with step 2.
स्टेप 2 में जो भी प्रॉब्लम्स हमने फेस की उससे कैसे ओवरकम कर सकते हैं। स्टेप 4 इक्वालिटी का ध्यान रखें। इक्वालिटी का ध्यान रखने का मतलब है देयर शुड बी नो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक। अब यहाँ पर क्या कहते हैं कि यहाँ पर अब जितने सारे आपने स्टेप्स को फॉलो कर लिया, ये सारे पॉजिटिव एक्शंस हैं। बस आपको डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। अगर आप ये 4 स्टेप फॉलो कर रहे हो तो यूजुअली यूके की गवर्नमेंट क्या कहती है, यू आर टेकिंग पॉजिटिव एक्शंस टुवर्ड्स एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस। अब हमें कब मिलेंगे बच्चे पॉजिटिव एक्शंस, जब हमने ये 4 स्टेप फॉलो करे होंगे। 4 स्टेप फॉलो करने में फर्स्ट हमने अपनी सिचुएशन को एनालाइज किया, अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट किया, उन मिस्टेक्स से बाहर निकलने के वेज को ढूंढा और उनके बाद उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया। लास्ट चीज क्या कहते हैं कि भाई इक्वालिटी लाओ, कोई डिस्क्रिमिनेशन मत रखो, एंड दीज ऑल 4 स्टेप्स कॉन्स्टिट्यूट्स टू पॉजिटिव एक्शंस। तो ऑब्वियसली जब हम सब कुछ पॉजिटिव कर रहे हैं, पॉजिटिव एक्शंस की कैटेगरी में आ गए, तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट का पैटर्न अच्छा है और एम्प्लॉय या ऑर्गेनाइजेशन जो भी स्टेप्स ले रही है वो फ्री है किससे बच्चे, डिस्क्रिमिनेशन से। नाउ नोट दीज 4 स्टेप्स। हो गया डन। चलो यस मैम। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग प्रोसेस। एक बार देख लो बच्चे, रिक्रूटमेंट में, सिलेक्शन में कोई डाउट? नो मैम। अब आते हैं बच्चे लर्निंग प्रोसेस पे। तो लर्निंग प्रोसेस पे नाउ लर्निंग वर्क आल्सो स्टार्ट्स फ्रॉम योर साइड, क्योंकि यहाँ पर नेम और उनकी एक्सप्लेनेशन लर्न करनी पड़ेगी। लर्निंग प्रोसेस में हमारे पास 2 अप्रोचेस हैं। पहली आती है बच्चे बिहेवियरिस्ट अप्रोच और सेकंड आती है कॉग्निटिव अप्रोच। यहाँ पर अगर हम बिहेवियर देखें तो हम क्या चेक करते हैं, वी आर अज्यूम टू लर्न एसेंशियली थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ये एक्चुअल में क्या है कि अगर कोई भी एक्टिविटी हुई या कोई भी सिचुएशन आई तो उस सिचुएशन के अगेंस्ट में आपका क्या रिएक्शन। जैसे कई बार ऑब्वियसली हमने कुछ अच्छा किया, हमें रिवॉर्ड मिला, तो हम नेक्स्ट टाइम उससे बेटर करना चाहते हैं ना। लेकिन अगर कभी पनिशमेंट मिली तो यूजुअली क्या आएगा माइंड में, 2 तरीके हैं। या तो एग्रेशन आएगा कि मैंने ऐसा किया, मुझे पनिशमेंट मिल गई, उससे नेगेटिव हो जाए आपका एटीट्यूड। या सेकंड आपके माइंड में ये आएगा कि इस वजह से मुझे ये पनिशमेंट मिली है तो नेक्स्ट टाइम आई शुड अवॉइड इट, मुझे ये काम नहीं करना। तो अब यहाँ पर डिपेंड करता है बच्चे हाउ यू रिस्पॉन्ड। ये जो अप्रोच है ये टोटली इसी वर्ड पे डिपेंड करती है बच्चे, हाउ यू रिस्पॉन्ड। देखो इन दिस अप्रोच वी आर अज्यूम टू लर्न एसेंशियली थ्रू रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट।
ये कि स्टिमुलस कैसे आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो। अगर आपने कुछ अच्छा किया रिवॉर्ड मिलेगा, आप उसको दोबारा करना चाहते हो, आपने गलत किया आपको पनिशमेंट मिली तो आप उसको अवॉइड करेंगे। और जैसे जैसे टाइम जाता है यूजुअली हम कहते हैं ना वी लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, तो यहाँ पर वही चीज आती है, वी यूजुअली लर्न फ्रॉम, ऐसा नहीं बोलूंगी कि ओनली मिस्टेक पास्ट एक्सपीरियंसेस, अब वो एक्सपीरियंस में रिवॉर्ड भी हो सकता है और पनिशमेंट्स भी हो सकती है, तो यूजुअली हम वहां से सीखते हैं, ये कहलाता है बिहेवियरिस्ट अप्रोच। नेक्स्ट आती है बच्चे कॉग्निशन का मतलब क्या होता है, मेंटली, हमारी मेंटली सिचुएशन क्या है, हमारी अंडरस्टैंडिंग पे। तो माइंड क्या होता है बच्चे, हर किसी का अपना होता है, किसी को कभी भी गुस्सा नहीं आता। आपकी भी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होंगे तो बहुत रेयरेस्ट सिचुएशन पे एग्रेसिव होते हैं, अदरवाइज दे आर वेरी काम। अब वो हमेशा ही शांत रहते हैं, वो उनकी एक मेंटल सिचुएशन है। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, बहुत जल्दी शॉर्ट टेम्पर होते हैं, वो क्या करेंगे, एकदम इंस्टेंट रिएक्ट करेंगे। तो इट डिपेंड्स वेदर यू आर काम और इंस्टेंट रिएक्ट। अब आप जैसा भी करोगे वैसा ही रिस्पॉन्स मिलेगा। इफ यू आर काम तो हो सकता है काम होने से, पेशेंस होने से ज्यादा सिचुएशंस खराब नहीं होती है, बट इफ यू आर इंस्टेंट रिएक्टर इट टेंड्स टू लीड एग्रेशन। और जब एग्रेसिव होते हो आप, एग्रेशन में होते हो, तो ऑब्वियसली डिसीजंस कई बार गलत भी हो जाते हैं। तो ये आती है बच्चे कॉग्निटिव अप्रोच। तो दोनों अप्रोचेस को एक बार रीड कर लो। मैम बोलो मैम, फिर तो दोनों सेम ही हुए अप्रोच। बच्चे, उसमें क्या है, सेम कैसे होंगे, फर्स्ट वाले में हम ये कह रहे हैं कि हम अपने पास से सीख रहे हैं ना, यहाँ पर करंट सिचुएशन की बात हो रही है कि करंट सिचुएशन में आप, वहां पर बिहेवियरिस्ट अप्रोच में कि अगर आज मैंने कुछ भी गलत किया, मिस्टेक करी और मेरे को पनिशमेंट मिली, तो उसके बाद आप क्या सोचोगे, आपका बिहेवियर क्या होगा कि मुझे ये मिस्टेक दोबारा नहीं करनी है। कॉग्निटिव अप्रोच में मैं अभी की बात कर रही हूँ कि अगर अभी कोई सिचुएशन मेरे सामने आई तो हाउ आई एम रिएक्टिंग। बिहेवियरिस्ट अप्रोच में पास्ट एक्सपीरियंस के बीच पे आप फ्यूचर में कैसे रिस्पॉन्ड करोगे वो डिपेंड करता है, या मैंने कभी पास्ट में कुछ एक्सपीरियंस किया होगा उसकी वजह से मैं आज क्या रिस्पॉन्स कर रही हूँ। तो यूजुअली बिहेवियरिस्ट अप्रोच जो होती है बच्चे, वो पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस्ड होती है, कॉग्निशन करंट सिचुएशन पे बेस्ड होती है। दोनों में ये डिफरेंस है, क्योंकि वहां पर साइकोलॉजिकल इशू आएगा आपका, यहाँ पर आपकी मेंटल सिचुएशन ज्यादा, क्योंकि बिहेवियरिस्ट में दो ही चीजें बचे, रिवॉर्ड और पनिशमेंट। और रिवॉर्ड और पनिशमेंट आपको यूजुअली किसी एक्सपीरियंस के बेस पे ही मिले होंगे, और उस एक्सपीरियंस से आपने आगे फर्दर क्या रिस्पॉन्स किया वो डिपेंड करता है।
none में नेक्स्ट दो पर्सन्स के नाम लर्न करके हनी एंड मकफोर्ड। इन्होंने हमें क्या करा बच्चे, बहुत सारे डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स दिए। दीज लर्निंग स्टाइल्स आर थ्योरिस्ट, रिफ्लेक्टर, एक्टिविस्ट, प्रैग्मेटिस्ट। तो थ्योरिस्ट कौन थे? likely to understand the theory before moving on to practice or practical application. The theorist is likely to read an instruction book first before trying to work the new computer. तो इसका मतलब क्या है, जब आप किसी भी न्यू सिचुएशन को, न्यू एक्टिविटी को, न्यू एप्लीकेशन को, किसी भी चीज को हैंडल करने से पहले आप उसके बारे में ना स्टडी करोगे, R&D करोगे, तब आप काम करते हो। तो इनको थ्योरिस्ट बोलते हैं कि जो रिटन चीजों पे या हाइपोथेटिकल अप्रोच पे काम करते हैं। हाइपोथेटिकल क्या होता है बच्चे? थ्योरी बेस्ड है। सेकेंड, रिफ्लेक्टर्स कौन होते हैं? जो ना ध्यान से किसी सिचुएशन को देखते हैं और फिर अपना काम करते जाते हैं, और वो बहुत कॉशियस लर्नर होते हैं। वो किसी के काम में डिस्टर्बेंस नहीं करते, ना अपने काम को डिस्टर्ब करते। एक्टिविस्ट कौन होते हैं बच्चे? ये थ्योरिस्ट के उल्टे ही होते हैं। अगर कोई न्यू कंप्यूटर आएगा, ये पहले स्विच ऑन करेंगे, उसको ट्राई करेंगे, सब कुछ समझेंगे, फिर देखेंगे कि उसको कैसे चलाना है। तो ये लोग उसके बारे में पहले नॉलेज नहीं लेंगे, पहले उसी को चेक करना शुरू कर देंगे। प्रैग्मेटिस्ट कौन होते हैं? जो इंस्पायर्ड होते हैं बच्चे सीखने के लिए, कुछ नया करते जाएंगे, एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम लोग न्यू चीजें सीखते जाएंगे। तो यहाँ पर आता है 4 वर्ड्स। अच्छा, प्रैग्मेटिस्ट कौन होते हैं? जो कि ना प्रैक्टिकल सिचुएशन से ही लर्न करते हैं बच्चे। वो बुक से नहीं सुनेंगे, आपकी कोई बात नहीं सुनेंगे, वो अपने ही एक्सपीरियंस से सीखेंगे। वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, सॉल्यूशन निकालेंगे, या तो गलत होगा या सही होगा, सही हुआ तो और अच्छा करने की कोशिश करेंगे, गलत होगा तो चेक करेंगे भाई क्यों गलत हुआ। यूजुअली वो किसी और से या किसी बुक के थ्रू या किसी और के एक्सपीरियंस पे स्टडी करने में इंटरेस्टेड नहीं होते। एक बार चारों पढ़ो बच्चे, थ्योरिस्ट, रिफ्लेक्टर, एक्टिविस्ट, प्रैग्मेटिस्ट। none में नेक्स्ट आते हैं बच्चे एक्सपीरियंशियल लर्निंग। कॉप में दी थी, यहीं से समझ आ जाएगा, सर्कल की तरह चलती है। अगर ना मैं पहले इसको यहाँ से स्टार्ट करती हूँ, सपोज
नंबर 1 स्टेप लेते हैं हम थ्योरी का। अगर लेट्स से मैंने एग्जांपल लिया थ्योरी, ट्राई किया, एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्ट किया। कुछ लोग क्या करते हैं बच्चे, अपने एक्सपीरियंस से रिफ्लेक्ट होकर एक थ्योरी बनाते हैं, फिर उसको ट्राई करते हैं। तो इस तरीके से ये एग्जांपल कैसे भी चल सकता है। देखो, let's take as an example a situation where we have made a presentation to a potential new client for a valuable new contract, but we don't win it. That's the experience. So we go away and think why we didn't win. पहले एक थ्योरी आई ना, हमने उसको ट्राई किया, एक्सपीरियंस लिया और फिर रिफ्लेक्ट किया, और उसके बाद हमने किसी भी तरीके से सोल्यूशन निकाला कि ये इसके हमारे लूप होल्स थे या शॉर्टकमिंग्स थी या मिस्टेक्स थी। अभी अभी हमने ये 4 स्टेप्स पढ़े हैं। यूजुअली आपको ध्यान क्या रखना है बच्चे, यहाँ पर पॉजिटिव एक्शन। लेकिन यहाँ पॉजिटिव एक्शन में एम्प्लॉयमेंट के लिए नहीं बोल रही हूँ, यहाँ पॉजिटिव एक्शंस बोल रहे हैं हम आपके एक्सपीरियंस। समझ गए? चारों स्टेप्स वही हैं बच्चे कि पहले अपनी मिस्टेक को फाइंड आउट करो, फाइंड आउट करने के बाद एनालाइज करो क्या मिस्टेक्स थी, मिस्टेक को कंप्लीट करने की कोशिश करो, और उसके बाद अपनी न्यू थ्योरी को। इससे क्या होगा, वी हैव लर्न बेटर हाउ टू पिच फॉर अ न्यू वर्क, क्योंकि एक्सपीरियंसेस गिव्स अस अ ग्रेट लेसन। मैं जितनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हो सकती हैं आपको सारी लिखवा रही हूँ, कहीं भी आपको ये किसी भी तरीके से यूजफुल हो सकती है, आपको क्वेश्चन में नजर आ सकती है। The experiences gives us a great lesson. इस थ्योरी के लिए ये स्टेटमेंट जरूर लिख लो और फटाफट रीड करो इसको। क्लियर है दोनों को? विक्रम क्लियर है? आओ देखो बेटा, अभी तक ना यूजुअली अगर हम प्रोसेस पढ़ते थे ना बच्चे, स्टार्टिंग की मैनेजमेंट में हम लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई है, तो उसमें हम 12th क्लास में क्या पढ़ते थे, रिक्रूटमेंट, सेकंड में सिलेक्शन, और थर्ड में ना एक टॉपिक पढ़ते थे ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। अब ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का मतलब क्या है बच्चे, आपने सिलेक्शन किया, एक बीकॉम ग्रेजुएट को रखा अपने पास एज एन MIS एग्जीक्यूटिव जो कि एक्सेल ऑपरेटर है। अब इसको जब जॉब पे रख लिया, 6 महीने हो गए, 1 साल हो गए, ऐसा तो नहीं है ना एक्सेल ही ऑपरेट करता रहेगा, इसको भी तो प्रॉपर ट्रेनिंग की और डेवलपमेंट की जरूरत है। ट्रेनिंग होता है कि जो ये करंट वर्क कर रहा है उसी में बेटर होना, और डेवलपमेंट होता है इसको न्यू अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड कराना। तो न्यू अपॉर्चुनिटीज के साथ हम बीकॉम के साथ इसको MBA करने को बोलेंगे या हम कराएं इसको। अदर सॉफ्टवेयर सिर्फ एक्सेल ऑपरेट करते हैं तो हम इनको एडवांस लेवल पर एक्सेल सिखाएं।
चाहे आप ऑन द जॉब ट्रेनिंग दो, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग दो, वर्कशॉप्स में भेजो, कोई ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करा दो, ऑफिस में दे दो, आप ऑफिस के टाइम पे किसी भी तरीके से ट्रेनिंग होती है बच्चे, जो करंट रोल में आप काम करा रहे हो वो बेटर तरीके से करे, और डेवलपमेंट होती है कि वो तो काम हो ही रहा है, उसके साथ अब आगे फ्यूचर में इसको क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, इनकी स्किल्स को कैसे एनहांस किया जा सकता है, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट। यूजुअली एजुकेशन क्या है बच्चे, एजुकेशन में जैसे मैंने एमबीए आपको बोला, तो जरूरी नहीं है ना एडवांस एक्सेल करने के लिए एमबीए करनी जरूरी है, बट एक लेवल पर जब मुझे भी प्रमोशन चाहिए तो वहां पर भी तो बोला जाएगा ना कि यू मस्ट बी पोस्ट ग्रेजुएट फॉर दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी। आप जब कहीं पर इंटरव्यू देने जाते हैं सीनियर पोस्ट पे तो वो बोलते हैं ना कि हमें ग्रेजुएट चाहिए, हमें पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि एमबीए का सारा पढ़ा हुआ वहां पर काम आएगा, बट कुछ जगहों पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की भी रिक्वायरमेंट होती है। तो these three are training, development and education। तो ट्रेनिंग क्या है बच्चे, करंट सिनेरियो या जो भी करंट रोल आपका चल रहा है उसी में आप काम को बेटर तरीके से करें। डेवलपमेंट आपकी फर्दर आपको न्यू सॉफ्टवेयर सिखाया जाए, उसका एडवांस वर्जन सिखाया जाए। एजुकेशन आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी लर्निंग, इट कैन बी वर्क और वर्क रिलेटेड और नॉट। तो दोनों तरीके से हमें तीनों पे ध्यान रखना है, ट्रेनिंग पे, डेवलपमेंट पे और एजुकेशन पे। तीनों को एक बार रीड कर लो। नोट कर लिया बेटा? यस अब यहाँ पर आता है बच्चे कि ट्रेनिंग किस तरीके से दी जाएगी। ट्रेनिंग के लिए सबसे पहले हर कंपनी की अपनी पॉलिसी होती है। अच्छा, कुछ कंपनी ट्रेनिंग नहीं देना चाहती तो यू कांट फोर्स एनीबॉडी। पहली चीज, ट्रेनिंग के लिए आप एनालिसिस करो कि आपके एम्प्लॉयज के करंट स्किल्स क्या है और क्या स्किल्स आप उनको देना चाहते हो, क्या गैप्स है ना जिनको ब्रिज करना चाहते हो। अपना बजट, ट्रेनिंग किस तरीके से दोगे। फॉर्मल का मतलब है बच्चे कि अपनी स्टाफ से इंटरनल लेवल पे देनी है, एक्सटर्नल लेवल पर देनी है, ट्रेनिंग प्रोवाइड करो और जो भी आपको रिजल्ट चाहिए। बस आपको ध्यान रखना है कि एक ट्रेनिंग इफेक्टिव कब होगी, जब आप एम्प्लॉइज को मोटिवेट करोगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एम्प्लॉय का इनिशिएटिव बढ़ेगा, एरर्स कम होने शुरू हो जाएंगे, कस्टमर रिलेशंस अच्छे होंगे। ऑब्वियसली अगर आपकी टीम अच्छा काम कर रही है आपकी ट्रेनिंग के बाद तो हम यही बोलते हैं ना कि यू आर अ वेरी गुड ट्रेनर। तो यहाँ पर हमें इसी चीज का ध्यान रखना है। तो इफेक्टिव ट्रेनिंग शुड मोटिवेट एम्प्लॉइज, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, एम्प्लॉइज इनिशिएटिव्स, एरर्स नहीं होने चाहिए, कस्टमर रिलेशंस अच्छे होने चाहिए। हाँ, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है वो रूल्स रेगुलेशंस में रह के काम करे। आप एम्प्लॉइज को डेलीगेट करना शुरू करो अथॉरिटी, ताकि उनको भी थोड़ा सा चांस मिलेगा। तो अभी हम ऑर्गेनाइजेशन वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ चुके हैं, कब अथॉरिटी देनी चाहिए, क्यों देनी चाहिए, क्या बेनिफिट होते हैं सेंट्रलाइजेशन के, डिसेंट्रलाइजेशन के। तो ये है इफेक्टिव ट्रेनिंग। अब आज एक काम करते हैं, अभी आज यहीं पर फिनिश होते हैं, नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे। तो उससे पहले नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वी विल डू अ क्विक रिवीजन जैसे हमने पहले करी थी। तो आप लोग 16 से पहले वाले ना, यहाँ पर हमारा चैप्टर नंबर 11 से 15 रिवाइज करके रखना है आपने नेक्स्ट सेशन में। आई विल आस्क यू द क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 11 टू चैप्टर नंबर 15। ठीक है, कोई डाउट आज के सेशन का?